8 मई को आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट संडे आपके पास 4 से 5 दिन बचे हुए हैं हार्डली। तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से करने के लिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर रिगार्डिंग द फार्म सब्सिडी। जो फार्म की सब्सिडी दी जाती है, मतलब खेती पर जो सब्सिडी दी जाती है, उससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको उसमें सही बतानी है। देखिए, पहली स्टेटमेंट दी गई है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन द प्रोडक्शन। नहीं, देखिए एक्चुअली इनडायरेक्ट सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को हेल्प तो करती है, ठीक है, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, ठीक है, सबको हेल्प करती है। बट ये एक डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करती। ये क्या करती है, कुछ हेल्प करती है, मतलब एक जैसे चीज़ें होती है ना कहीं पे, जैसे चीप फार्मर लोन दे दिए गए या क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। तो इस तरीके की जो सब्सिडीज़ होती हैं, या फिर जैसे जो बीज खरीदे गए उस पर कुछ डिस्काउंट दे दिया गया, तो मतलब ये इनडायरेक्टली तो दे रही है बेनिफिट, बट कोई इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात करी गई, तो इंसेंटिव यहाँ प्रोवाइड नहीं हो पाता है, ठीक है, टू द फार्मर्स इन द बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर। तो प्रोडक्शन क्या है, जब किसान जो है वो खेती करेगा तो उसमें जो भी इनिशियल फेज बोने से लेकर, मतलब सोइंग का जो प्रोसेस होता है वहाँ से लेकर हार्वेस्टिंग, जब कटाई की जाती है फसल की, तब की पूरे प्रोसेस के अंदर कोई डायरेक्टली इंसेंटिव नहीं मिलता है, बट हाँ सब्सिडी मिलती है जिससे वो उसको हेल्प ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो इंसेंटिव वाली जो वर्ड इसने ऐड कर दिया है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन इंडिया इज नोन एज इनविजिबल सब्सिडी। देखिए, जो इनकम होती है इसे इनविजिबल या फिर एक और टर्म यूज़ किया जाता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल सब्सिडी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे भी आपको पता है कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टैक्स फ्री है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाती है कि भाई आपने जितना भी उगाया है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उस पर आपको सरकार को कोई टैक्स देना है, ठीक है, ये टैक्स फ्री चीज़ है। तो इस वजह से इसे इनविजिबल सब्सिडी भी कहा जाता है और इंटेंजिबल सब्सिडी भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर आपकी करेक्ट। चलिए फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हमें एक स्टेटमेंट मिल गई, बाकी भी पूछनी है, बात करनी है बाकी स्टेटमेंट के बारे में भी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है डायरेक्ट सब्सिडी इंक्रीज करती है परचेजिंग पावर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फार्मर। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है ना। अब देखिए, कोई भी चीज़ अगर जो मान लीजिए बीज है आपके या फर्टिलाइज़र है, तो फर्टिलाइज़र की कीमत सपोज करिए मार्केट प्राइस में, मतलब एक जो 50 केजी की पैकेट आता है, 50 केजी का बोरी आती है जो 50 किलो की, उसकी कीमत 1000 रुपये है। अब उस पर अगर जो फार्मर को सब्सिडी मिल रही है, जो भी मिल रही है, मतलब अगर जो 40% मिल रही है तो दैट मीन्स इसको 600 रुपये की वो पड़ेगी, ठीक है। 50% मिल रही है वट, हम ये मान के चलते हैं 40% सब्सिडी मिलती है, तो उसको वो 600 रुपये की पड़ेगी। तो भाई वो 1000 रुपये में 200 रुपये और ऐड करके वो क्या कर सकता है, 2 बोरियाँ अपने फार्म में डाल सकता है। तो फार्म में डालेगा तो उससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर वो चीज़ों को क्या है, मतलब फिर जो आउटपुट निकलेगा देश में, हार्वेस्ट होगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा फाइनल, उसमें भी क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। तो ये क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट सब्सिडी, या फिर ऐसा हो गया कि भाई जैसे आप डायरेक्ट सब्सिडी इन द सेंस, दूसरे टर्म में आप ये कह लीजिए कि जैसे प्रेजेंटली होता है ना कि जैसे गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर में क्या है, आपने जो भी आज की डेट में जैसे शायद 1000 रुपये का रेट चल रहा है, तो 1000 रुपये आपने, जो डिलीवरी बॉय आपके पास आता है गैस लेकर, गैस का सिलेंडर लेकर, उसको आपने 1000 रुपये दिए, बट सब्सिडी जो भी मिलती है उस पर, मान लीजिए 200 रुपये, 800, 1000 रुपये पे 200 रुपये सब्सिडी मिलती है। अब वो 200 रुपये सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है, एक हफ्ते में 10 दिन के बाद 200 रुपये डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ, फाइनली आपको ये गैस सिलेंडर कितने का पड़ा, 800 रुपये का। तो ये जो 200 रुपये का बेनिफिट मिलता है, तो उस 200 रुपये के बेनिफिट से ये तरीके की जो सब्सिडी होती है कहलाती है डायरेक्ट सब्सिडी। तो इसमें फार्मर जो है कुछ और भी काम कर सकता है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पर क्या बनती है, सही बनती है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट सब्सिडी जो है डिस्टॉर्ट करती है ट्रेड को, ठीक है, एट द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे। बिल्कुल, देखिए ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं,
उनके अंदर ये जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं ये डिस्टॉर्ट कर देती हैं ट्रेड को नेशनल एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, मतलब 3 स्टेटमेंट आपकी सही मिल गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बुक्स दी हुई हैं और यहाँ पर राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। नॉट पूछा हुआ है यहाँ पर, तो नॉट पूछा है तो नॉट का बताना है आपको। तो देखिए पहला आपका दिया हुआ है दश कुमार चरित्रम। दश कुमार चरित्रम जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा? दांदिन ने, दांदिन, डांडी, डांडी कह लीजिए, दांडी कह लीजिए, ठीक है, दांडिन, दांडिन के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और ये बेसिकली एक संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में एक प्रपोजल है बेसिकली, मतलब एक होता है ना कि रोमांटिक पोइट्री है, रोमांटिक बुक है बेसिकली, ये लिखी गई है। और फिर ये है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। ये तो बहुत फेमस बुक है, ये आपको सभी को पता होगी। फिर है नेक्स्ट कपूर मंजरी। कपूर मंजरी, जो कपूर मंजरी बुक है, ठीक है, तो इसको लिखा था, ये बेसिकली प्राकृत ड्रामा बुक है, इसे लिखा था राजशेखर ने। यहाँ लिखा है कालिदास, कालिदास ने नहीं लिखा था, इसे लिखा था राजशेखर ने, राजशेखर। ठीक है, और ये बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ एक प्योर लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क है। तो कपूर मंजरी इज द करेक्ट आंसर। नॉट करेक्टली पूछा है कपूर मंजरी। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा था। ठीक है, राजतरंगिणी और अष्टध्यायी तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कितनी बार पूछा जा चुका है, तो रट चुका होगा लोगों को, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटल सिकंदर सनी। सिकंदर सैनी जो है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने कहा कि भाई अपने आप को, उसने उपाधि दी कि वो सिकंदर सनी या अलेक्जेंडर द ग्रेट है? वो था मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं सॉरी सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था वो। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का ये एम्बिशन था, ये बेसिकली एक एम्बिशियस राजा था, सुल्तान था, कि भाई उसकी इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया पर राज करे, जैसे सिकंदर ने राज किया था एक टाइम पर। तो उसी लिए इसने अपने नाम को, मतलब अपने आप को एक टाइटल दिया कि सिकंदर सैनी के नाम से। ठीक है, जिसे कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, और इस चीज़ को उसने अपने जो वहाँ पर कॉइन्स होते थे, सिक्के, ठीक है, उस पर क्या कराया था? प्रिंट करवाया था उस चीज़ को, इस नाम को बेसिकली। ठीक है, सिकंदर सैनी जो नाम है, वर्ड है बेसिकली, टाइटल, उसको अपने कॉइन्स के ऊपर उन्होंने प्रिंट भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस रिवर पर बना हुआ है? एक्चुअली ये जो है उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ये वाला बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो है कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर भी कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रिवर बहती है यहाँ पर, जिसका नाम है रिवर का धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा रिवर। ठीक है, और ये धौली गंगा रिवर पर बना हुआ कंस्ट्रक्टेड एक पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी जो क्षमता है, इसकी क्षमता है आपकी 520 मेगावाट। 520 मेगावाट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। बट ये कंस्ट्रक्ट किया था गया था किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट पावर कॉरपोरेशन होता है जो, एनटीपीसी, उसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। बट ये डैमेज हो गया था बहुत बुरी तरीके से, जब 2021 के अंदर इन 2021 फरवरी के आसपास में, जब एक लैंडस्लाइड हुआ, बेसिकली फ्लैश फ्लड आया उत्तराखंड ग्लेशियर के अंदर, जब बादल फटे, है ना, तो उसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। ठीक है, तो ये है कहाँ पर? धौली गंगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ मगध डिवीज़न। मगध डिवीज़न का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार जो है, पूरा बिहार जो है, ये इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 38, और पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स को 9 डिवीज़न में बांटा गया है। दिस इज डिवीज़न, 9 डिवीजन्स हैं, डिवीज़न में बांटा गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स को? 38 डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, 9 डिवीज़न के अंदर बांटा गया है। और उसे जो डिवीजन्स हैं, इन सभी डिवीजन्स को हेड कौन करता है? वहाँ का कमिश्नर करता है, डिवीज़न कमिश्नर होता है। और ये 9 डिवीज़न कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका एक है पटना, पटना के बाद है तिरहुत, मगध, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी। ठीक है, तो ये 9 हो गए, 9 डिवीज़न में ये बांटा गया है। अब जो हम बात करें मगध की, है ना,
मगध और यहाँ पर था मुंगेर, है ना। तो दिस इज़ द मगध। तो मगध की बात करते हैं यहाँ, ठीक है। तो मगध के अंदर जो हेडक्वार्टर है इसका ये है गया के अंदर, ठीक है। गया इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ मगध डिवीज़न। और मगध डिवीज़न के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मगध के अंदर एक तो गया आता है, अरावल आता है, औरंगाबाद, गया गया हो गया, गया के बाद आपका जहानाबाद आता है, जहानाबाद, जहानाबाद के बाद नवादा, ठीक है। तो ये लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये मगध डिवीज़न के अंदर आते हैं, ठीक है। तो गया इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। मगध डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुकिशिया, ब्रुकिशिया नाना, ठीक है। ये एक जनरली न्यूज़ में सुनने को मिला है मैं कुछ टाइम पहले। ब्रुकिशिया नाना है क्या चीज़? बेसिकली ये एक डिस्कवर की गई एक क्लेमेलन है। क्लेमेलन बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है। जो मेडागास्कर है, नॉट मैडा, दैट्स मेडागास्कर, ठीक है। और मेडागास्कर कंट्री कहाँ है? ये आपका जो साउथ अफ्रीका वाला एरिया है, अफ्रीका के पास में है, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के पास में है। जैसे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट इस तरीके से है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है मेडागास्कर, ठीक है। तो यहाँ पर पाया गया है ये ब्रुकिशिया नाना, ठीक है। और ये रिसेंटली डिस्कवर्ड क्या है? क्लेमेलॉन है, क्लेमेलियन, ठीक है। जो भी आप प्रोनाउंस करें इसे। ऑप्शन सी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये बेसिकली है क्या चीज़? ये एक दुनिया की सबसे छोटी एडल्ट रेप्टाइल प्रजाति है, ठीक है। दिस इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल, ठीक है। जिसको अभी रिसेंटली क्या किया गया है? डिस्कवर किया गया है, फाइंड किया गया है। और इसकी जो मेल कैटेगरी है, इसमें जो मेल होता है, मेल रेप्टाइल, उसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ, वो है 21.6 mm, ठीक है। देखिए 21.6 mm की हम बात कर रहे हैं, कितना छोटा होगा। और फीमेल जो है दैट इज़ 28.9 mm, ठीक है। 28.9, फीमेल थोड़ी बड़ी है और मेल तो छोटा है, ठीक है। तो 7 के आसपास का इसमें डिफरेंस है दोनों की लेंथ में, बट ये लेंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंदर को फॉर पॉलिसी पर्पस के लिए इन्फ्लेमेशन इज़ द कॉमनली मेजर ऑफ। देखिए इन्फ्लेमेशन को हम इन्फ्लेशन जो होता है ना, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं या इन्फ्लेशन आप कह लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइस है, प्राइस, ठीक है। प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलते, जो जनरल प्राइसेस है, बेसिकली हम प्राइस भी कौन से, जनरल प्राइसेस किसके? गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो सामान है या जो सेवा को कर है, उनके अंदर जो जनरल प्राइसेस हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? राइज देखने को मिल रहा है, मतलब इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उस चीज़ को हम इन्फ्लेशन कहते हैं बेसिकली। मतलब जो भी चीज़ है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ रहा है, रसोई गैस है उसमें प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी धीरे धीरे प्राइसेस क्या हैं? बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं? दीज आर द थिंग्स विच शोज द इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो दो तरीके से मेज़र किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आर मेजर्ड इन 2 टर्म्स इन इंडिया। पहला होता है WPI, ठीक है। WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा होता है CPI होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स की जब हम बात करें तो ये बेसिकली मेन इंडेक्स हुआ करता था इन्फ्लेशन मेजर के लिए, इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए इंडिया के अंदर 2014 तक, ठीक है। 2014 तक इन्फ्लेशन अगर जो भारत के अंदर मेज़र करना है तो उसके लिए होल प्राइस इंडेक्स को एज अ पैमाना या एक स्टैंडर्ड माना जाता था। बट आफ्टर 2014 के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ऑनवर्ड 2014, है ना, दो 2014 के बाद से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बन गया एक की मेजर फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है? इधर ये मेजर करता है जो वेटेज एवरेज ऑफ द प्राइस, जो बेसिकली एक बास्केट होती है, बास्केट इन द सेंस की जो एक आम आदमी है, आम आदमी जो खरीदता है पूरे महीने के अंदर चीज़ें या जिन सेवाओं का वो उपयोग करता है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, फूड हो, मेडिकल हो, या कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो एवरेज इंक्रीज इन द प्राइस है, वेटेज,
उसको मेज़र किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर जो आपका घर है, तो घर के अंदर जो आपका किसी महीने में, मान लीजिए जनवरी के मंथ में आपका जो घर का खर्चा है, मतलब जो आप बस में भी खर्च करते हैं, मेडिसिन पे करते हैं या राशन वगैरह लाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों पे ऑन एवरेज अगर जो हम ये कहें कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपका खर्च होता है ऑन एन एवरेज जनवरी के किसी एक महीने में। फिर फरवरी के महीने में यही चीज़, यही खर्चा, मतलब खर्चा तो सेम है, चीज़ें वही हैं, कोई एडिशनल इंक्रीजमेंट नहीं किया गया, चीज़ें वही जो आपने जनवरी के मंथ में खर्च किया जिन जिन चीज़ों पे, उन चीज़ों पे फरवरी में भी खर्च किया, यहाँ पर प्राइस बढ़ गया 10,500 रुपये। फिर मार्च में यही खर्चा आपका 12,000 हो गया, अप्रैल में यही खर्चा आपका 13,000 हो गया। तो इस तरीके की जो ये इंक्रीमेंट देखने को मिलती है, मतलब एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये ग्रोथ इन द सेंस कि ये बढ़त देखने को मिल रही है बजट में। मतलब आपकी चीज़ों का, मतलब जो कंजप्शन कर रहे हैं, जिन सेवाओं का या जो चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं हर महीने, वो फिक्स है, बट उन पर जो पैसा लग रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को मेज़र किया जाता है एवरेज वेटेज पे, मतलब एवरेजली, है ना, एक ऐसा नहीं कि एक एक आदमी को चुन चुन के, बट एवरेजली मेज़र किया जाता है किसके अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक कंपाइल और जो डाटा है वो रिलीज किया कौन करता है, सीएसओ। सीएसओ क्या होता है, सीएसओ होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, ये आपका एक रिपोर्ट जारी करता है इन सब चीज़ों के बारे में। अब जो सीपीआई है, ये जो हमारी बात कर रहे थे ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक्चुअली 6 चीज़ों पर मोस्टली काम करता है, मतलब 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर ये अपना जो है एनालिसिस देता है। तो वो 6 पॉइंट कौन से हैं, देखिए। पहला होता है फूड एंड बेवरेजेस, जो खाद्य पदार्थ हैं या पीने वाले जो आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या आपका जूसेस या अल्कोहल्स, वो सारी चीज़ें, इन सभी का जो वेटेज है वो रखा जाता है 45.86% के आसपास, ठीक है। परसेंटेज में, मतलब कितना वेटेज रखा जाएगा भाई इसमें, कितना, जैसे आप जो जूस पी रहे हैं, सपोज जूस का एक छोटा सा टेट्रा पैक आपका 10 रुपये का आता था, बट आगे भी 10 रुपये का ही है, बट उसमें क्या कर दिया गया, क्वांटिटी कम कर दी गई भाई। पहले अगर जो उसमें 10 रुपये में अगर जो आपको 150 ml मिल रहा था, तो अब उसमें 140 ml हो गया या 130 ml हो गया, क्वांटिटी कम हो गई ना। तो ये सब चीज़ें मेज़र करी जाती हैं फिर यहाँ पे। सेकंड आता है पान, टोबैको, ठीक है, या इंटॉक्सिक्स, जो भी मतलब अल्कोहलिक चीज़ें हैं या नशे वाली जो भी चीज़ें हैं, इनका वेटेज रखा है 2.38। देन हमारा क्लॉथिंग और फुटवेयर, जो कपड़े या फुटवेयर, जूते चप्पल, ये सब चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ द वेटेज ऑफ 6.3553। इसके बाद आता है फ्यूल और लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें, ये सब आता है, इसकी वेटेज है 6.84%। देन आपका ये हो गए 4, और पांचवा है आपका हाउसिंग, घर में रेंट लेना या घर खरीदा महंगा बेचा, ये सब चीज़ें जो रहती है ना, हाउसिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसकी वेटेज रहती है 28.32%। देन आपका एक बाकी जितनी भी चीज़ें बची कुची हैं वो आप डाल देते हैं मिसलेनियस के अंदर। तो मिसलेनियस का जो वेटेज रहता है 10.07%। तो ये बनता है आपका टोटल 100%। तो ये सारी जो 6 पॉइंट्स हैं बेसिकली, इनको कंसिडर किया जाता है जो आपका निकाला जाता है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, हम इतनी सारी बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा, यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने आपके साथ में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, मतलब बेसिकली इसमें पूछा क्या है, व्हाट वी कॉल, हम उस चीज़ को क्या कहेंगे जब पॉलिसी विच एड्रेस द इंटरेस्ट रेट को एड्रेस करेगी, एंड द सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड इन जनरली मैनेज बाय द सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज की जाती है। अब देखिए भारत के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सी है भाई, कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज़ द आरबीआई। आरबीआई को क्या कहा जाता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो उसको मैनेज करेगी आरबीआई, मनी के सर्कुलेशन को, इंटरेस्ट रेट को, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है। तो उस चीज़ को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये क्या करती है, माइक्रो इकोनॉमिक गोल्स जो प्रमोट करे जाते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, उन सभी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 के अंदर एक फॉसिल आपको देखने को मिला, मतलब एक कंकाल या आपको फॉसिल्स आपको देखने को मिले, उसके अवशेष देखने को मिले
अर्लीस्ट नोन एज लिविंग एनिमल जिसका नाम रखा गया है डिक्सोनिया, डिकिंसोनिया, ठीक है, डिकिंसोनिया आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, डिकिंसोनिया वॉज फाउंड एट, ये कहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। डिकिंसोनिया एक 3 फॉसिल्स आपको देखने को मिली है अर्लीस्ट लिविंग एनिमल्स की, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये लगभग 550 मिलियन ईयर्स एगो की है, 550 मिलियन ईयर्स एगो की ये डिकिंसोनिया जो है ये देखने को मिली है। और ये देखने को मिली है कहाँ पर, जो भीमपेट का रॉक शेल्टर्स है वहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है भीमपेट का रॉक सेंटर। और ये कहाँ पर है, भोपाल से लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और ये बेसिकली जो स्पीसीज है, बेसिकली ये एक्सटिंक्टेड जीनस है, मतलब ये जो डिकिंसोनिया है ये खत्म हो चुकी प्रजाति है, जीनस है, बेसिकली जीन्स है, ये खत्म हो चुकी है बेसल एनिमल्स की, ठीक है। और ये लेट इरेडिकेशन पीरियड के अंदर देखने को मिलती थी, ऐसा अनुमानित है कि भाई ये उस टाइम की बात का है, ठीक है। और जो भीमपेट का है ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमोसी कृषक जथा, ठीक है, रमोसी कृषक जथा जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, ये किसके द्वारा फाउंड की गई, मतलब किसके द्वारा डिस्कवर की गई है, ये डिस्कवर की गई है वासुदेव बलवंत फाड़के के द्वारा, वासुदेव बलवंत फाड़के, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इन्होंने इसको कब खोजा है, 1845 और 83 के बीच में, ठीक है, 1845 83 के बीच में इन्होंने इसे ढूंढा है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड पीपल थे रमोसाई ट्राइब के, और जिन लोगों को बेसिकली एक्चुअली इस टाइम पर जो ट्राइब, बेसिकली ये क्या थी, ट्राइब थी, ठीक है, कौन सी ट्राइब, दैट इज रमोसाई, रमो रमोसी ट्राइब, ठीक है, दैट इज द रमोसी ट्राइब थी। और इनको कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, कॉम्बैट फोर्सेस में, ठीक है। वो होता है ना कि भाई कुछ ट्राइब्स को बेसिकली इतिहास में हमने पढ़ा है कि कई सारी ट्राइब्स को जब ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों को सैनिक बना दिया गया, भाई आप आगे फील्ड पे लड़ो, नहीं तो आपका जो एरिया है जहाँ पर आप रह रहे हैं उस सबको दूसरे लोग जो है वो ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ये इस ट्राइब को बेसिकली एज अ फड़के ने बनाया था कॉम्बैट फोर्स। और बाद में फड़के को क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हें लाइफ सेंटेंस की जो सज़ा दे दी गई थी। और जब ये इन्होंने बीच में फिर इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तो उनकी जो है 1883 के अंदर जो है मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ द हंगर स्ट्राइक, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के। फिर है, वी ऑफन हर्ड द टर्म जैम ट्रिनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन पर्पज ऑफ इट। देखिए जैम ट्रिनिटी क्या मतलब क्या होता है, देखिए जैम जो होता है ना यहाँ पर, जैम JAM, तो जैम होता है आपका जन धन आरोग्य, सॉरी जनधन योजना, जो आप कहते हैं ना जनधन योजना, जो जनधन योजना एक स्कीम थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर हर व्यक्ति का एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होना चाहिए, मतलब किसी न किसी बैंक में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होना चाहिए, ये जो स्कीम थी, ठीक है। तो ये थी जनधन योजना जे। ए था आधार कार्ड, और M था मोबाइल, मतलब जो भी है जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपस में इंटरलिंक्ड रहे, है ना, मोबाइल से आधार रहे, आधार से बैंक रहे, ये सब चीज़ें क्या है आपस में इंटरलिंक्ड रहे, ये ट्रिनिटी थी, जैम कहलाती है। और इसका जो मेन पर्पज़ था, ये मेन पर्पज़ था DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब देखिए लोग, भाई सरकार ने क्या किया, भाई सरकार ने सबसे पहले तो लोगों को कहा भैया आप जनधन खाते खुलवाइए, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाइए, लोगों ने खुलवाए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स हैं, स्कीम्स का जो पैसा है ना, जो बहुत डिफरेंट काइंड की स्कीम्स आपको देखने को मिलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं, सेंट्रल की भी हैं, तो उन स्कीम का जो बेनिफिट है या बेनिफिट का जो भी पैसा है वो डायरेक्टली जो है कहाँ जाएगा, वो किसी के थ्रू नहीं आएगा उस व्यक्ति के पास। भाई पहले क्या होता था, क्या कहा जाता है ना कि भाई सेंटर से तो 100 रुपये निकले, फिर स्टेट में गए तो 50 बचे, और स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट में गए तो 25 बचे, और फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर जब जो तहसील लेवल का जो अधिकारी होता है जिसके पास भी गए वहाँ तक 10 बचे, और फिर जब फाइनली किसान को या जिस व्यक्ति को चीज़ मिलनी चाहिए तब तक वो 2 रुपये के आसपास बचता था, है ना। तो ये सारा क्या करप्शन हो जाता था। अब क्या है, डायरेक्ट DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, भाई 100 रुपये आपको देने हैं, ए व्यक्ति को B को देने हैं, तो ये बीच में जितने भी इंटरमीडिएट वाले लोग आ गए ना, इन सबको हटा दिया, सीधा ये 100 रुपये के 100 रुपये
इस बी वाले पर्सन को डायरेक्टली पहुंच गए, है ना। तो उससे क्या हुआ, बीच का करेक्शन खत्म हो गया और डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, बिना किसी झंझट के। तो दिस इज द डीबीटी बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्टली आप उसके सीधे अकाउंट में जमा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली जो एफिशिएंसी बढ़ी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ी आपकी, और रिड्यूस हुआ लीकेज या मार्केट डिस्टॉर्शन वगैरह सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य के अंदर प्रधानमंत्री ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा था महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट, इसका, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल एंड डेवलपमेंट का जो शिलान्यास किया था वो कहाँ किया था, वर्क ऑफ चैतुरा लेक। चैतुरा लेक जो है बेसिकली इसमें 2021 के अंदर फरवरी में किया गया था। ये बेसिकली है कहाँ पर, ये है एक जगह है बहराइच, बहराइच, ठीक है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब जो महाराजा सुहेलदेव हैं, महाराजा सुहेलदेव की बात करें तो ये एक श्रावस्ती के रूलर थे, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है श्रावस्ती, ठीक है, वहाँ के रूलर थे 11वीं शताब्दी के आसपास में, 11th सेंचुरी में श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती के जो है रूलर हुआ करते थे ये महाराजा सुहेलदेव, ठीक है। और महाराजा सुहेलदेव ने हराया था एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को जिसका नाम था गाजी सलार मसूद, ठीक है, क्या नाम था, गाजी सलार मसूद, ठीक है, इसको हराया था। और ये बैटल ऑफ बहराइच के अंदर, ये बैटल ऑफ बहराइच हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 1034 के अंदर, ठीक है, बैटल ऑफ बहराइच में गाजी सलार मसूद को हराया था इन्होंने। और ये गाजी सलार मसूद कौन है, ही इज़ द बेसिकली नेफ्यू, मतलब ये भतीजा था किसका, मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद जो गाजी, सॉरी गजनी, मोहम्मद नॉट गौरी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी का जो नेफ्यू था वो ये था मसूद। मसूद जो है गजनी का नेफ्यू था, उसको हराया था श्रावस्ती के जो किंग थे वहाँ पर उस टाइम पर, महाराजा सुहेल देव ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, नाम ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एपेक्स बॉडी, उस एपेक्स बॉडी का नाम क्या है, which is mandated to ensure that the benefit of the reduction in GST rate are passed to the ultimate consumer। भाई देखिए वो एपेक्स बॉडी का आपका नाम बताना है जिसके तहत जो होता है, देखिए जीएसटी एक्चुअली इसीलिए लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि जो स्टेट के अलग अलग टैक्सेस हैं या सेंटर के अलग अलग टैक्सेस हैं, भाई देखिए आप 100 रुपये की चीज़ खरीदते हैं ना, तो 100 रुपये की चीज़ पे आपको ये मान लीजिए 33% के आसपास आप टैक्स ही दे देते हैं, मतलब एक्चुअल प्राइस उसकी होती है 67 रुपीज़ के आसपास में, बट उसमें 33 रुपीज़ आप क्या देते हैं, उसमें टैक्स दे देते हैं, मतलब इसमें सेंटर का भी टैक्स होगा, वैट होगा और लग्जरी टैक्स है, फलाना टैक्स है, मतलब बहुत सारे टैक्सेस आपके जोड़ दिए जाते हैं। तो उन सभी टैक्सेस से जो है कंज्यूमर को निजात दिलाने के लिए जीएसटी लाया गया। अब इसमें क्या दो स्लैब रखे गए, एक सेंटर का टैक्स होगा और एक स्टेट का टैक्स होगा, फिक्स कर दिया गया, 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, जो भी रखा जाएगा। जिस भी स्लैब में कौन सी चीज़ आती है वो अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। इससे क्या हुआ, मैक्सिमम क्या हो गया भाई, 15% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब 100 पे 15% का मतलब हो गया, क्या हो गया भाई, जो इसका प्राइस ये है, ठीक है, इस पर जब आप 15 की बात करते हैं, ठीक है, मतलब 67 का प्राइस है, उस पर 15% टैक्स आप लगाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि ये अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ के आसपास का बनेगा, ठीक है। तो मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है ना 20 रुपये का, यहाँ पर आप 100 रुपये दे रहे थे, यहाँ पर आप 80 दे रहे हैं, तो 20 रुपये का बेनिफिट हुआ। तो इससे क्या हुआ, प्राइस में रिडक्शन आपको देखने को मिलती है। और वो इस यहीं पर चीज़ ये पूछी गई है कि कौन सी वो नोडल एजेंसी है, एपेक्स बॉडी है जीएसटी के अंदर, जो इन सब चीज़ों को देखती है कि भाई जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, कि कहीं घपला हो रहा है। वो एजेंसी है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, और जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ना, है ना। जब कभी ना वर्ड आए ना, ना ऐसा वाला ना वर्ड, दैट इज नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ठीक है। दिस इज द एपेक्स बॉडी, और ये बनी थी एक्चुअली, इसका गठन हुआ है नेशनल ना का, बेसिकली हम बात करें ना का, ठीक है। इसका जो बनी है कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन 71, सॉरी सेक्शन 171, नॉट 71, 171 ऑफ द सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल का जीएसटी होता है ना, एक एसजीएसटी होता है, आपने बिल्स पे अगर देखा हो कभी, ठीक है, एसजीएसटी और सीजीएसटी दो तरीके का जीएसटी होते हैं, बटा होता है आधा आधा दोनों के अंदर।
तो 2017 के अंदर ये आया था, ठीक है, तो उसके तहत ये बनाया गया है, ठीक है। और अब अगर जो देखिए इसका जो मान लीजिए इस अथॉरिटी के अंदर अगर जो कोई ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो ये ऑर्डर अगर जो किसी को पसंद नहीं, मतलब लगता है कि ये गलत ऑर्डर दिया गया है इस अथॉरिटी के द्वारा, तो वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर जिस स्टेट में है हम, जिस स्टेट के अंदर उसने ये ऑर्डर दिया, भाई ऐसे तो नहीं है ना पूरे देश में ऑर्डर दे देगा, भाई उसने किसी स्टेट के किसी एरिया में कहीं ऑर्डर दिया होगा, मान लीजिए, है ना। जैसे हम पटना की बात करें तो पटना के अंदर उसने ये ऑर्डर दे दिया कि भाई ऐसा गलत है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके खिलाफ आप कहाँ अपील कर सकते हैं? इसके लिए आप अपील कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, वहाँ की कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की बात आ रही है, तो आपको याद होगा परमानेंट सेटलमेंट किसने करा था? ये किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस, ठीक है। और कब किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड था वो 1973 के आसपास का था, ठीक है। चलिए बात करते हैं परमानेंट सेटलमेंट, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है। इंट्रोड्यूस हुआ 1820 में, देखिए हमने तो बात कर ली ना अभी 1793 में, वो 1820 में कहाँ से आ गया? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई, कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को, बिल्कुल कॉर्नवालिस ने किया था। सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब लिखा है सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली टू द पीजेंट। देखिए पीजेंट से मतलब नहीं था यहाँ पर, पीजेंट का मतलब है यहाँ पर किसान, किसान से कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, किसान से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट जो था ये बेसिकली परमानेंट बंगाल सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और ये सेटलमेंट था बेसिकली जो वहाँ के ज़मींदार वगैरह हुआ करते थे या लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, बेसिकली ये सेटलमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार या फिर आप उन्हें लैंडलॉर्ड कह लीजिए, ठीक है, लैंडलॉर्ड जो मालिक थे ज़मीनों के, उनके बीच में ये सेटलमेंट था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ज़मीन से जो इनकम मिलेगी उसको 11 हिस्सों में बांटा, है ना। भाई कितने पार्ट्स में बांटा? 11 पार्ट्स में उसे बांट दिया, ठीक है। अब 11 पार्ट्स में बांटा, और 11 पार्ट्स को आप सिंपली अगर जो और बहुत ज़्यादा सिंपल करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 पार्ट्स में बांट दिया। अब अंग्रेजों ने ये कहा कि ये टोटल कितने हो गए? 11 पार्ट्स। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई देखो जो रेवेन्यू ज़मीन से जमा होगा, मतलब कलेक्ट होगा, उसका 1/10वां हिस्सा, मतलब उसका ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा पीछे से लेते हैं, ठीक है। 11 हिस्सों में बांटा, 11 हिस्सों में बांटने के बाद जो 11वां हिस्सा है, लास्ट वाला पार्ट या एक पार्ट, वो रखो भैया तुम लोग ज़मींदार या लैंडलॉर्ड जो भी है, ठीक। और इसमें से जो 10 हिस्से हैं, मतलब ये जो 10 पार्ट हैं, वो कौन रखेगा? ये रखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, है ना। मतलब इसको बना दिया भिखारी, मालिक होते हुए भैया तुम रहो भिखारी, ठीक है, हम बनेंगे अमीर। ये कहानी कर दी इन लोगों ने, ठीक है। तो 10 हिस्से कर दिए इन्होंने, तो मतलब अगर इसको आप परसेंट हिस्से में बांटे तो 1/11 हिस्सा गया ज़मींदारों के पास, और 10/11 हिस्सा गया किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। तो ये किया गया था इनके द्वारा एक डिवीज़न बेसिकली रेवेन्यू का, जो कि लैंड से जमा कलेक्ट होगा, और वो लैंड किसकी थी? इन ज़मींदारों की, ठीक है। तो वही बात है, बस ऐसी कर दी इन लोगों ने। और इस सिस्टम को जो है जागीरदारी सिस्टम या मुगल फजी या सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और जनरली ये आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, जो उत्तर प्रदेश का बिहार बनारस का रीजन है, या नॉर्थ कर्नाटक का एरिया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का जो सिस्टम है वो लागू रखा गया है, ठीक। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड वाला, कि किसानों के लिए था, किसानों के लिए नहीं था, ये ज़मींदारों से संबंधित चीज़ थी। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? सिर्फ आपकी ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे चालू किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओनली 2 स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पार्ट 25 से रिलेटेड। तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, कोई टिपिकल नहीं थे, बट कॉन्सेप्ट्स और उसके आगे पीछे की चीज़ें भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट है बट नॉलेज भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।